नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 222 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 15 अलग अलग प्रकार के अलग अलग पार्ट से इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी आपको सभी एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या निकालने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो ऐसे प्रश्न को हम लोग 2 तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। या तो हम लोग प्रश्न को इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, या फिर हम लोग प्रश्न को इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, अगर हम लोग प्रश्न को इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है, यानी कि सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर आपका 8, 13 और 72 से 117 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 21, 7 और 189 से 63 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 4, 6 और 36 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 8, 13 और 72 से 117 लाना है। सभी बच्चे अपना दिमाग लगाइएगा, ये तीनों संख्या से हम लोग 117 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर हम लोग सबसे पहले तीसरा संख्या भागा करते हैं पहला संख्या, देखिएगा तीसरा संख्या 72 है, भागा करेंगे पहला संख्या आपका 8 है, 72 भागा 8 जो है ये आपका 9 होता है। गुना करेंगे दूसरा संख्या आपका 13 है, 9 गुना 13 जो है ये आपका 117 बनता है। देखिए 117 आपका यहाँ पर दिया गया है। वही सेम आगे करेंगे, तीसरा संख्या भागा करेंगे पहला संख्या, तीसरा संख्या आपका 189 दिया गया है, भागा करेंगे पहला संख्या 21 है, 189 भागा 21 जो है ये आपका 9 होता है। गुना करेंगे दूसरा संख्या आपका 7 है, 9 गुना 7 जो है ये आपका 63 बनता है। देखिए यहाँ पर आपका 63 दिया गया है, यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले तीसरा संख्या भागा करेंगे पहला संख्या, तीसरा संख्या आपका 36 है, भागा करेंगे पहला संख्या आपका 4 दिया गया है, 36 भागा 4 जो है ये आपका 9 होता है। गुना करेंगे दूसरा संख्या 6 है, 9 गुना 6 जो है ये आपका 54 होता है। 54 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों आपका 54 भरा जाएगा। क्लियर है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से न्यायालय का संबंध न्याय के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है महाविद्यालय का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है ये आपका एनालॉजी का प्रश्न है, और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं।
और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पर आपका न्यायालय से न्याय किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा महाविद्यालय से आपका कौन सा शब्द बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो न्यायालय में आपका न्याय दिया जाता है, उसी प्रकार से दोस्तों महाविद्यालय में जो है वो आपका शिक्षा दिया जाता है। शिक्षा आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, शिक्षा आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। कवि पेन और पुस्तक का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्द में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए कवि है, पेन है, पुस्तक है। पुस्तक जो है वो कवि के द्वारा ही लिखा जाता है, यानी कि पुस्तक के अंदर जो है वो आपके कवि हो जाएंगे। यानी कि सबसे पहले हम लोग पुस्तक के लिए एक गोला बना लेंगे और पुस्तक के अंदर जो है वो आपके कवि हो जाएंगे। और पेन जो है ये दोनों शब्द से अलग दिया गया है, यानी कि पेन को हम लोग ये दोनों से अलग कर देंगे। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 14 का संबंध 194 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 16 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है और अभी आपको एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग यहाँ पर खुद से सॉल्व कीजिएगा तभी जाकर ऐसे प्रश्न को आप लोग एग्जाम में आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, 14 से 194 लाना है। 14 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 194 बन जाए। अगर हम लोग पहले 14 का स्क्वायर करते हैं तो 14 का स्क्वायर आपका 196 होता है और 196 माइनस 2 करने पर 194 बनता है। उसी प्रकार से आगे संख्या आपका 16 है तो हम लोग 16 का स्क्वायर करेंगे। 16 का स्क्वायर आपका 256 होता है। 256 माइनस 2 करने पर आपका 254 बन जाएगा। 254 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 254 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर आपका एक आकृति दिया हुआ है। इस वाले आकृति में टोटल कितना ट्रायंगल त्रिभुज बनता है ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले आकृति में आपका टोटल कितना ट्रायंगल त्रिभुज बनता है। जब भी आपको त्रिभुज काउंटिंग करने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग आकृति को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखिएगा तो आपका देखिए एक त्रिभुज दिया गया है और इसके अंदर देखिएगा तो आपका कुछ इस प्रकार का एक आकृति दिया गया है। और जब भी आपको इस प्रकार के आकृति के अंदर त्रिभुज काउंटिंग करने के लिए बोले तो हम लोग कौन सा ट्रिक यूज करते हैं, सबसे पहले छोटे छोटे खंड को काउंट कर लेते हैं। इसके अंदर देखिएगा छोटा छोटा खंड कितना बनता है,
एक आपका ए हो जाएगा, दूसरा ए हो जाएगा, तीसरा ए हो जाएगा और चौथा आपका ए हो जाएगा। यानी कि इस वाले आकृति में आपका टोटल 4 छोटा छोटा खंड बनता है। यानी कि 4 गुना 2 हम लोग कर देंगे, 4 गुना 2 जो है ये आपका 8 बनता है। यानी कि इस वाले आकृति में आपका 8 त्रिभुज बनता है। आगे देखिएगा तो 9वां त्रिभुज आपका ए हो जाएगा, 10वां आपका ए बनेगा, 11वां आपका ए हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा तो इसमें अभी और त्रिभुज है। 12वां जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये आपका 12वां हो जाएगा। उसी प्रकार से 13वां जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक बनता है, ये आपका 13वां त्रिभुज हो जाएगा। और 14वें को देखिएगा तो सबसे बड़े वाला, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आपका एक त्रिभुज बनता है, ये जो है ये आपका 14वां हो जाएगा। यानी कि इस वाले आकृति में आपका टोटल 14 ट्रायंगल त्रिभुज बनता है। 14 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है यदि लव को कोड भाषा में 27 लिखा जाए तो कॉम को कैसे लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डी कोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के कोडिंग डी कोडिंग से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा आपका लव से 27 किस प्रकार से लिखा हुआ है। लव को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 27 बन जाए, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे कॉम से हमारा क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा लव को, तो लव जो है ये आपका LOVE से मिलकर बनता है। अगर आप लोग इसके सभी अक्षर को ABCD के क्रमानुसार देखिएगा तो L जो है ये आपका 12वें नंबर पर होता है, O आपका 15वें नंबर पर होता है, V आपका 22वें नंबर पर होता है और E आपका 5वें पर। सभी को आपस में जोड़कर देखिएगा तो 12 + 15 जो है ये आपका 27 होता है। 27 + 22 आपका 49 होता है। 49 + 5 आपका 54 होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए 27 दिया गया है। अगर हम लोग 54 में 2 से भाग करते हैं तो ये आपका 27 बनता है। वही सेम हम लोग आगे कॉम के साथ करेंगे तो कॉम जो है ये आपका COME से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को पहले ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे। देखिएगा C जो है ये आपका तीसरे नंबर पर होता है, O आपका 15वें पर, M आपका 13वें पर और E आपका 5वें पर। सभी को आपस में जोड़िएगा। 3 + 15 आपका 18, 18 + 13 जो है ये आपका 31 होता है। 31 + 5 जो है ये आपका 36 होता है। और जिस प्रकार से सभी संख्याओं को आपस में जोड़ने के बाद 2 से भाग कर दिए थे तो इसमें भी 2 से भाग करेंगे। 36 / 2 जो है ये आपका 18 बनता है। 18 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। कम का जो कोड है वो आपका 18 बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है अगर A में Z की बहन है और Z P की पत्नी है, P A का बेटा है, तो Z का A से क्या संबंध है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है A में Z की बहन है। A में कौन है, Z की बहन है। बहन है मतलब दोनों एक ही पीढ़ी का होगा, यानी कि दोनों को हम लोग सामने सामने रखेंगे। M के सामने किसको रखेंगे, Z को रखेंगे। क्या रिश्ता है, बहन का है, तो आप लोग यहाँ पर बहन लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है Z P की पत्नी है। Z कौन है, P की पत्नी है। पत्नी है मतलब ये भी एक ही पीढ़ी का होगा, यानी कि इसको भी सामने सामने रखेंगे। Z के सामने किसको रखेंगे, P को रखेंगे। क्या रिश्ता है, पत्नी का है, तो आप लोग यहाँ पर पत्नी भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है P A का बेटा है। P कौन है, A का बेटा है। बेटा है मतलब एक पीढ़ी नीचे का होगा, यानी कि A से नीचे हम लोग किसको रखेंगे, P को रखेंगे। यानी कि A जो है ये आपका यहाँ पर हो जाएगा और A से नीचे कौन हो जाएगा, P हो जाएगा।
क्या रिश्ता है, बेटा का है, तो आप लोग यहाँ पर बेटा भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है तो जेड का ए से क्या संबंध है। देखिए जेड आपका यहाँ पर है और ए आपका यहाँ पर है, ये दोनों का रिश्ता आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ए का बेटा पी है और पी की पत्नी कौन है, जेड है, यानी कि आपके बेटा के पत्नी आपका कौन लगेगा, आपका बेटा का पत्नी जो है वो आपका पुत्र वधू लगेगा। पुत्र वधू आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, तो पुत्र वधू आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन एक आपको कह रहा है कुछ पेन गिलास है, कुछ पेन क्या है, गिलास है, इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका किस प्रकार से बनेगा, कुछ पेन गिलास है, यानी कि ये जो आरेख है ये आपका पेन के लिए हो जाएगा और ये जो आरेख है ये आपका गिलास के लिए हो जाएगा। आप लोग नाम भी लिख लीजिएगा, ये आरेख आपका पेन के लिए है और ये जो आरेख है ये आपका गिलास के लिए है। आगे कथन को पढ़िएगा। कथन 2 आपको क्या कह रहा है, देखिए कथन 2 आपको कह रहा है सभी गिलास दीवार है, सभी गिलास क्या है, दीवार है, यानी कि दीवार के अंदर जो है वो आपका गिलास हो जाएगा। ये जो आरेख है ये आपका दीवार के लिए हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर दीवार भी लिख लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है कुछ दीवार पेन है, ध्यान से देखिएगा, तो पेन के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और दीवार के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ दीवार आपके पेन हो सकते हैं। ये निष्कर्ष आपका सही निकलता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, कुछ दीवार गिलास है, ध्यान से देखिएगा, तो दीवार के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और गिलास के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। दीवार के अंदर ही आपका गिलास दिया गया है, यानी कि कुछ दीवार भी आपके गिलास हो सकते हैं। ये भी निष्कर्ष जो है वो आपका सही निकलता है। दोनों निष्कर्ष आपका सही निकलता है। कौन सा ऑप्शन में दोनों निष्कर्ष को सही किया गया है, ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी में, तो दोनों ही निष्कर्ष सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है दी गई आकृति में कितने सफ़ेद सेब है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर आकृति को समझने की कोशिश कीजिएगा, तो ध्यान से देखिए सफ़ेद के लिए आकृति आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। आगे देखिएगा तो सेब के लिए आकृति आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है और मीठा के लिए आकृति आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है दी गई आकृति में कितने सफ़ेद सेब है, यानी कि सफ़ेद भी होना चाहिए और सेब भी होना चाहिए, यानी कि हम लोग केवल सफ़ेद और सेब में संबंधित संख्या को देखेंगे। कौन सा ऐसा संख्या है जो केवल आपका सफ़ेद और सेब में दिया गया है, तो ध्यान से देखिएगा, तो 37 और 36 आपके दो ऐसे संख्या है जो सफ़ेद और सेब में दिए गए हैं, यानी कि जब हम लोग 37 प्लस करेंगे 36 तो ये आपका 73 हो जाएगा। 73 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है, एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका
कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा तो देखिए पहले आपका 4 दिया गया है, 4 के आगे 11 है, 11 के आगे आपका 30 दिया हुआ है, 30 के आगे 67 है, इसके आगे 128 है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले श्रृंखला सीरीज को तो सभी संख्या को देखिए, ये सभी संख्या जो है ये आपके किसी न किसी संख्या के क्यू के करीब में दिया गया है। जैसे कि 4 जो है ये आपका 1 का क्यू प्लस 3 है, आगे देखिएगा आपका 11 है, ये जो है ये आपका 2 का क्यू प्लस 3 है, आगे देखिएगा 30 है, ये आपका 3 का क्यू प्लस 3 है, आगे देखिए 67 है, ये आपका 4 का क्यू प्लस 3 है, आगे देखिए 128 है, ये आपका 5 का क्यू प्लस 3 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू, 5 का क्यू, यानी कि अगला जो है वो आपका 6 का क्यू हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, यानी कि आगे हम लोग फिर से प्लस 3 करेंगे। 6 का क्यू जो है ये आपका 216 होता है, 216 प्लस 3 जो है ये आपका 219 हो जाएगा। 219 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों आपका 219 भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर आपका एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो पहले आपका ए दिया गया है, ए के आगे आपका ई है, ई के आगे आपका जे है, इसके आगे आपका एन है, एन के आगे आपका एस है, एस के आगे आपका डब्ल्यू है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए ए से आपका ई है, ए आपके ABCD के क्रम में पहले नंबर पर होता है और ई आपका 5वें नंबर पर +4 कर दिया गया है। आगे देखिए ई से आपका जे है, ई आपका 5वें पर होता है और जे आपका 10वें पर +5 है। जे से आपका एन है, जे आपका 10वें पर होता है, एन 14वें पर +4 है। आगे देखिए एन से आपका एस है, एन जो है ये आपके 14वें पर होता है, एस 19वें पर +5 है। आगे देखिए एस से आपका डब्ल्यू है, एस आपका 19वें पर होता है और डब्ल्यू 23वें पर +4 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो +5 +4 +5 +4 +4, यानी कि एक बार +5 करता है तो एक बार +4 करता है। यहाँ पर आपका +4 है तो अगला आपका +5 हो जाएगा। डब्ल्यू +5 आपका कौन सा अक्षर होता है? डब्ल्यू आपका 23वें पर होता है और आप लोग ये याद रखिएगा ABCD में टोटल आपका 26 अक्षर होता है। 26 के बाद जो है वो आपका फिर से ABCD आ जाता है, यानी कि जब हम लोग W +5 करेंगे तो ये जो है ये B हो जाएगा। B आपका ऑप्शन नंबर C में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका B भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है रामदेव अपने घर के दक्षिण में 40 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, उसके बाद उत्तर में मुड़कर 20 मीटर चलता है और फिर अपने घर की ओर चलता है। वह किस दिशा में है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा, दिशा में जो है वो आपका पूरब ए वाला दिशा होता है, पश्चिम जो है वो आपका ए वाला दिशा होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण जो है वो आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा
और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है, रामदेव अपने घर के दक्षिण में 40 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। यानी कि पहले जो है रामदेव अपने घर के दक्षिण दिशा में 40 मीटर चलता है। दक्षिण आपका ए वाला दिशा है, यानी कि पहले रामदेव इस वाले दिशा में 40 मीटर चलता है। इसके बाद बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। जब यहाँ से वह बाएं ओर मुड़ेगा तो उसका ए वाला दिशा हो जाएगा, यानी कि इस वाला दिशा में वह 10 मीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़ेगा। उसके बाद उत्तर में मुड़कर 20 मीटर चलता है। देखिए उत्तर आपका ए वाला दिशा है, यानी कि इस वाले दिशा में मुड़कर वह 20 मीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। फिर अपने घर की ओर चलता है, वह किस दिशा में है ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। देखिए उसका घर यहाँ पर है और यहाँ तक वह चलकर आया है, ए वाला दिशा आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए ए वाला दिशा आपका कौन सा दिशा है, दक्षिण पूरब वाला ये जो दिशा है ये आपका दक्षिण पूरब दिशा है। दक्षिण पूरब आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। घुटने के बल चलना, बैठना, दौड़ना, खड़े होना और चलने का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इसमें सबसे पहले जो है वो आपका 1 नंबर हो जाएगा, यानी कि घुटने के बल चलना। उसके बाद जो है वो आपका बैठना हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। बैठने के बाद जो है वो आपके खड़े होना हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। खड़े होने के बाद जो है वो आपका चलना हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर। और चलने के बाद जो है वो आपका दौड़ना हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 1, 2, 4, 5, 3 दिया गया है? ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी में तो 1, 2, 4, 5, 3 दिया गया है, यानी कि ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। इस बार आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है, और जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है? अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन ए में 66 है, ऑप्शन बी में 76 है, ऑप्शन सी में 56 है और ऑप्शन डी में आपका 36 दिया गया है। देखिए 36 जो है ये आपका एक वर्ग संख्या है। 36 जो है ये आपका 6 का वर्ग होता है, जबकि कोई भी संख्या आपका वर्ग नहीं बनता है, यानी कि सबसे अलग जो है वो आपका ऑप्शन डी बनता है। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। और दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं, एकदम आसान सा प्रश्न है, तो आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आज के 15 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें वो भी कमेंट कर दीजिएगा। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।